हेलो एवरीवन, मैं ममतेश गुप्ता। आज देखेंगे 8th क्लास एनसीईआरटी चैप्टर 2। और ये वाला जो चैप्टर है मैं बोर्ड पे इसलिए नहीं समझा रही हूँ आपको, क्योंकि मेरा 8-10 दिन से माइक खराब हो गया है और इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रही हूँ आपको बोर्ड पे। अब मैंने सोचा कि आप काफी दिन से वेट कर रहे होगे मेरी वीडियो का। 8-10 दिन हो गया आपको सब्जेक्ट वाली वीडियो नहीं मिली है, तो मैंने इसलिए ये जो मैं वीडियो शूट कर रही हूँ ये अपने लैपटॉप में ही शूट कर रही हूँ। और मैंने लाइट पंखा कूलर भी नहीं चला रखा है इस वजह से, ताकि आपको मेरी जो वॉइस है वो क्लियर आए। ठीक है, बिना माइक के तो फिर बहुत दिक्कत हो जाती है वीडियो शूट करने में। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 2 8th क्लास एनसीईआरटी, भूमि, मृदा, जल और प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव संसाधन। ठीक है, ये क्या है, चैप्टर का नाम है। अब देखिए, ये सारी जो चीजें हैं चैप्टर में दी हुई हैं, ये आप कहानी टाइप की हैं, ये आप खुद से पढ़ लीजिए, इनमें टाइम वेस्ट करना बेकार है। अब देखिए, ये देखते हैं, क्या आप जानते हैं विश्व की 90% जनसंख्या भूमि क्षेत्र के 30% भाग पर ही रहती है। यानी कि विश्व में जितनी भी जनसंख्या है ना, वो कितने प्रतिशत भाग पर रहती है? 30% भाग पर ही रहती है। शेष 70% भाग भूमि पर या तो विरल जनसंख्या है और या वह निर्जन है। ठीक है, यानी कि उस पर कोई जीव जंतु नहीं रहते हैं। 70% पर, यानी कि बस 30% पर ही लोग रहते हैं। अब देखिए, ये कहानी टाइप की थी, ये आप अपने आप पढ़ लीजिए। हम यहां से स्टार्ट करते हैं। भूमि, ठीक है, जो चीज इंपॉर्टेंट है पेपर में पूछी जाती है और आपको समझने वाली है, मैं केवल उन्हीं चीजों को समझाऊंगी। ठीक है, अगर मैं पूरी कहानी वगैरह सब कुछ पढ़ूंगी तो देखिए आपका ही टाइम वेस्ट होगा और वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी तो आपको देखने में भी बोरियत हो जाएगी। भूमि, सभी महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों में भूमि भी शामिल है। प्राकृतिक संसाधन जो भी है, हवा, धूप, ठीक है ना, जितने भी प्रकार के प्राकृतिक संसाधन है उनमें क्या है, भूमि भी एक संसाधन है। भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग 30% भाग भूमि है। कितने प्रतिशत? 30% भाग केवल भूमि है। ठीक है, भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का। यही नहीं, इस थोड़े से प्रतिशत के भी सभी भाग आवास योग्य नहीं है। यानी कि जो 30% भूमि है उसमें भी ऐसा नहीं है कि जो 30% भूमि है उस पर सारे लोग रह रहे हैं। इसके भी कुछ ऐसे भाग हैं जो आवास योग्य नहीं है, यानी कि रहने योग्य नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं आगे। मुख्यतः भूमि और जलवायु के विभिन्न लक्षण के कारण विश्व के विभिन्न भागों में जनसंख्या का वितरण असमान पाया जाता है। देखिए, जो जनसंख्या है वो भूमि के कारण और जलवायु के कारण हर जगह अलग अलग पाई जाती है। अब देखिए, जिस जगह आपको ज्यादा सुविधाएं मिलेंगी आप वहीं रहना पसंद करेंगे ना। आपको प्लेन जगह मिलेगी, आपको रहने की, खाने की, पीने की सारी सुविधाएं मिलेंगी, वहीं रहना पसंद करेंगे ना। अब तीव्र ढाल वाले पहाड़ है, उबड़ खाबड़ वाली जमीन है, वहां पर तो नहीं आप रहना पसंद करेंगे, क्योंकि रोज भूस्खलन हो रहे हैं पहाड़ों पर, है ना। और इतने ऊपर पानी की भी दिक्कत है, बहुत सारी चीजें होती हैं खाने पीने की, ऊपर नहीं जाई जा सकती हैं आसानी से, महंगी हो जाती हैं ऊपर पहुंचाने में, क्योंकि भाई कन्वेंस का भी तो खर्चा आएगा ना। इसलिए तो आप कैसी जगह रहना पसंद करेंगे? जहां पर अच्छी जलवायु हो और भूमि क्या हो, रहने योग्य हो। ठीक है, इसलिए जनसंख्या के वितरण में क्या है, असमानता पाई जाती है। अब जैसे गंगा और यमुना का दोआब है, ठीक है, गंगा यमुना का दोआब कहाँ है? हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश और ये आपका बिहार, ये सारे जो राज्य हैं, है ना। और मध्य प्रदेश का भी कुछ भाग आता है, क्योंकि उधर क्या है, यमुना की कुछ सहायक नदियां मध्य प्रदेश में। तो ये जो जगह है ये सबसे अच्छी है, क्योंकि ये प्लेन है रहने के लिए। ठीक है, आप खेती भी कर सकते हो, रह भी सकते हो आराम से, है ना। बाढ़ का भी कोई ज्यादा खतरा नहीं है यहाँ पर, तो सारी सुविधाएं, और फसल भी बहुत अच्छी होती है, क्योंकि गंगा यमुना क्या है, जो नदियां दोमट मिट्टी या जड़ोड़ मिट्टी अपने साथ लेके आई है, वो बहुत ज्यादा उपजाऊ है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। उबड़ खाबड़ स्थल आकृति, पर्वतों के तीव्र ढाल, जलाक्रांत संभावित निम्न क्षेत्र, मरुस्थल क्षेत्र एवं संघन वन क्षेत्र समानतः विरल और निर्जन है। अब देखिए, ये बता रहे हैं कि कौन कौन सी जगह आपको जनसंख्या कम मिलेगी। कौन कौन सी जगह जनसंख्या कम मिलेगी? जहां उबड़ खाबड़ जमीन है, यानी कि कभी पहाड़ है कभी नीचे है,
खाई है, तो वहां पर कोई नहीं रहेगा, ठीक है ना, वो रहने योग्य जगह है ही नहीं। पर्वतों के तीव्र ढाल, अब इतने बड़े बड़े पर्वत होते हैं, उनपे थोड़ी ना कोई रहेगा। जलाक्रांत, यानी कि जहां पर जल भरे रहते हैं, ठीक है ना, तो वहां पे भी कोई नहीं रहेगा। मरुस्थल की भूमि पे भी कोई नहीं रहेगा। और संघन वन, संघन वन का मतलब है कि एक तरह से सदाबहार वन, ठीक है ना, जहां पेड़ ही पेड़ है, जीव जंतु है और पेड़ ही पेड़ है, तो वहां पे भी कोई नहीं रहता है ना। तो इन्होंने बताया है कि कौन सी जगह क्या है, विरल पड़ी है, निर्जन पड़ी है। निर्जन माने कोई जन नहीं रहता है, ठीक है। तो ये सारी जगह पड़ी है। नेक्स्ट देखते हैं, उबर मैदानों और नदी घाटियों में कृषि के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध है। देखो कुछ मैदान ऐसे हैं जो मैंने अभी आपको बताया, गंगा यमुना का जो दोआब है, या और भी बहुत सारी नदियां हैं जिनकी घाटियां बनी हुई हैं, तो उनमें क्या है, जो भूमि है वो अधिक उपजाऊ है, तो उसमें क्या है, जनसंख्या ज्यादा है, ठीक है। इसलिए ये स्थान विश्व के घने बसे क्षेत्र है, ठीक है, क्योंकि जहां आपको ज्यादा सुविधा मिलेंगी आप वहीं रहेंगे, ठीक। ज्यादातर जो लोग रहते हैं वो नदियों के आसपास रहना पसंद करते हैं, क्योंकि देखिए एक तो सबसे बड़ा संसाधन आपको मिल जाता है पानी। पानी आप सबके लिए जरूरी है, पीने के लिए, खाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, सफाई करने के लिए, आपके खेतों के लिए, सारी चीजों के लिए तो पानी जरूरी है। तो गंगा मतलब किसी भी नदी के आसपास लोग रहना ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि वहां एक संसाधन जो पानी है वो आसानी से आपको मिल जाता है, ठीक है। तो जो नदियों के आसपास वाली जगह है वो ज्यादा संघन बसी हुई है। अब देखते हैं भूमि के उपयोग, भूमि के क्या क्या उपयोग है, ठीक है। आइए देखते हैं। भूमि का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है। अब देखिए भूमि का उपयोग कौन कौन से कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे कृषि यानी कि खेती करते हैं हम भूमि पर, वन यानी कि वन लगाते हैं, है ना। खनन, खनन से क्या करते हैं हम, खनन का मतलब है जमीन के अंदर जो भी संसाधन दबे हुए हैं, जो भी खनिज दबे हुए हैं, मेटल जो भी चीजें हैं, वो क्या है, हम उनको निकाल लेते हैं, तो उस निकालने की प्रक्रिया क्या बोलते हैं, खनन। सड़कों, यानी कि ये जो सड़क वगैरह बन रही है हम अपनी सुविधा के लिए बना रहे हैं ना, और उद्योगों की स्थापना, है ना। और हमें जिन चीजों की जरूरत होती है उनके हम क्या कर लेते हैं, उद्योग लगा लेते हैं। तो हम भूमि का उपयोग इन सारी जगह करते हैं। साधारणतः इसे भूमि उपयोग कहते हैं, ठीक है। इस चीज को क्या बोलते हैं, भूमि उपयोग बोलते हैं। एक मिनट अंडरलाइन कर देती हूँ। हाँ अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं। भूमि का उपयोग भौतिक कारकों द्वारा निर्धारित किया जाता है। अब भूमि का उपयोग भी क्या है, भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। मतलब किस भूमि का ज्यादा उपयोग होगा, किस भूमि का कम उपयोग होगा, ये किस चीज पर निर्भर करता है, ये निर्भर करता है आपकी जलवायु पर, मृदा पर, स्थल आकृति पर। वही सारी चीजें जो हमने अभी ऊपर पढ़ी हैं कि हम किस चीज, कौन सी सुविधाएं हमें मिलेंगी जहां पर हम रहना पसंद करेंगे, ठीक है। तो जो भूमि का उपयोग है, कैसी भूमि का हम उपयोग करेंगे, जहां स्थल आकृति होगी, ठीक है ना, स्थल आकृति के आधार पर हम उसको प्रयोग करेंगे। मृदा जहां अच्छी होगी। जलवायु भी तो सुटेबल होनी चाहिए। अगर मतलब मृदा भी ठीक है और स्थल समतल है रहने के लिए, लेकिन क्या है वहां जलवायु ठीक नहीं है, वहां गर्मी अत्यधिक है, तो हम कैसा रह पाएंगे, नहीं रह पाएंगे। या ठंड बहुत ज्यादा है तो नहीं रह पाएंगे, ठीक है। तो जलवायु का अच्छा होना भी बहुत जरूरी है। खनिज और जल की उपलब्धता, वहां पर सारे संसाधन मिले हमें खनिज के, और सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, जल की उपलब्धता हो। तो ये जो चीज है ये निर्धारित करती है भूमि के उपयोग के लिए, ठीक है। अभी मैं जब क्वेश्चन आंसर वाली वीडियो अपलोड करूंगी ना, उसमें ये सारे क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगी, इसलिए आप ध्यान से सुन लें, ताकि आप जब वो क्वेश्चन आंसर लगाएं तो आपको आसानी रहे, है ना। अब देखिए मानवीय कारक जैसे जनसंख्या और प्रौद्योगिकी भी भूमि उपयोग प्रतिरूप के महत्वपूर्ण निर्धारक हैं। यानी कि मानव कारक, जैसे अगर किसी क्षेत्र में क्या है प्रौद्योगिकी ज्यादा हो रही है, तो वहां पर क्या जनसंख्या ज्यादा मिलेगी, ठीक है, क्योंकि वहां रोजगार है। जहां रोजगार होगा लोग वहां ज्यादा रहना पसंद करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट। भूमि के आधार पर भूमि को निजी भूमि और सामुदायिक भूमि में बांटा जा सकता है। अब देखिए निजी भूमि क्या होती है।
निजी भूमि होती है किसी व्यक्ति विशेष की भूमि। ठीक है, अब निजी भूमि से मतलब है, मान लीजिए आपने कहीं एक प्लॉट खरीद लिया, ठीक है, तो वो क्या होगी, वो आपकी निजी भूमि होगी। उसमें आप जो चाहे वो कर सकते हैं, उस भूमि पर किसी का कोई इंटरफेयर नहीं होगा। ठीक है, जो आप करना चाहे कर सकते हैं, मकान बना सकते हैं, ठीक है, बिल्डिंग बना सकते हैं, या कुछ भी काम जो आपको करना है। और निजी भूमि, अगर आपने क्या किया, कहीं आपने जमीन खरीद ली 2-3 बीघा, ठीक है, 2-3 बीघा आपने कहीं जमीन खरीद ली, तो आपका जो मन आए वो वाली फसल उगा सकते हैं। आपको कोई नहीं बोल सकता कि नहीं यही वाली फसल उगानी है, क्योंकि वो आपकी निजी भूमि होगी, आपने खुद पैसे देके उस भूमि को खरीदा है। ठीक है, तो ये तो बात होगी निजी भूमि की। अब देखिए सामुदायिक भूमि क्या होती है। सामुदायिक भूमि, ये इसका जो स्वामित्व होता है, यानी कि इसके जो मालिक होते हैं वो बहुत सारे लोग होते हैं, पूरा समुदाय होता है ना। तो सामुदायिक भूमि किसी एक व्यक्ति विशेष की नहीं होती है, वो बहुत सारे लोगों की होती है। आप ऐसे इसको सरल भाषा में समझ सकते हैं। सामान्य रूप से इसका उपयोग समुदाय से संबंधित व्यक्तियों के लिए किया जाता है। अब देखिए, जैसे कुछ आदिवासी जनजाति क्या है, जंगलों में रह रही है, तो जो कुछ जंगल हैं वो उनके लिए आरक्षित कर दिए गए हैं कि मतलब इस जंगल पर पूरा की पूरा अधिकार इस जनजाति का है। ठीक है, तो किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं, पूरी जनजाति के लिए उन्होंने बोल दिया है गवर्नमेंट ने कि तुम्हारी जमीन है, ये तुम अपने हिसाब से रह सकते हो इस पर। तो वो किसकी, समुदाय की जमीन होगी पूरी की पूरी, है ना। अब जैसे कि चारा, फलों, नट या औषधि, जड़ी बूटियों को एकत्र करना। अभी मैंने आपको बताया कि ये जो जंगल है, जंगलों में पहले से ही जनजाति रहती है, तो ये उन जनजातियों को कुछ अधिकार दिए गए हैं कि जैसे इस एरिया में क्या है, आप चारा ले सकते हो, यानी कि अपने पशुओं को चरने के लिए छोड़ सकते हो। इस एरिया के आप फल ले सकते हो, नट या औषधियां, जड़ी बूटियां एकत्र करने का अधिकार, ये सारी चीजें। अब देखिए जैसे वैष्णो देवी वगैरह है, वहां पर क्या है, बहुत ज्यादा अखरोट वगैरह होती हैं, तो वहां क्या है, वो किसी पार्टिकुलर इंसान ने उनको, जो अखरोट के पेड़ है उनको नहीं लगाया, वो जगह जगह अपना आप ही हो रहा है वहां पे। तो वहां पे क्या है, कुछ लोगों को ये अधिकार है कि वो उन अखरोटों को तोड़ के उनको बेच सकते हैं। या कुछ जड़ी बूटियां ऐसी होती हैं जो हमारी औषधि के काम आती हैं, तो क्या है, हमने उन कुछ लोगों को ये अधिकार दे रखा है कि हाँ, आप जाके फ्री में उन औषधियों को तोड़ के ला सकते हैं और मार्केट में बेच सकते हैं। ठीक है, अगर वो किसी व्यक्ति विशेष की होती तो केवल वही व्यक्ति तोड़ ले सकता था उस पौधे से जड़ी बूटियां या फल, जिस व्यक्ति की वो होती हैं। इस सामुदायिक भूमि को साझा संपत्ति संसाधन भी कहते हैं। तो ये जो सबकी जो संपत्ति है, ठीक है, समुदाय की जो संपत्ति है, उसको हम क्या बोल सकते हैं, साझा संपत्ति संसाधन भी कह सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, जनसंख्या और उनकी मांग सदैव बढ़ती रहती है। जनसंख्या की क्या है, मांग बढ़ती रहती है, लेकिन भूमि की उपलब्धता सीमित है। अब मान लीजिए, मैं आपको समझाने के तौर पे बता रही हूं कि हमारे देश में मान लो 100 करोड़ लोग हैं। ठीक है, अब 100 करोड़ लोग हैं, लेकिन एक सीमित भूमि हमको मिली हुई है, एक सीमित सीमा है ना हमारे देश की। अब अगली साल 10 करोड़ लोग और बढ़ गए, ठीक है, 10 करोड़ बच्चों ने और जन्म ले लिया, फिर उससे अगली साल फिर 10 करोड़ और बढ़ गए। ऐसे करते करते आज हमारी जो पॉपुलेशन है वो कितनी हो गई है, 140 करोड़ हो गई है। अब जो हमारी जो पॉपुलेशन थी वो 10 साल या 20 साल पहले कितनी थी, 100 करोड़ थी, और अब कितनी हो गई, 140 करोड़ हो गई। लेकिन जो हमारी सीमा है देश की, जो हमारे देश की जमीन है, वो तो उतनी है ही ना, लिमिटेड है। पहले भी इतनी थी, अब भी इतनी है, लेकिन पहले उस जमीन पर कितने लोग रहते थे, 100 करोड़, और अब कितने रह रहे, 140 करोड़। तो उसकी वजह से क्या है, अब दिक्कत शुरू हो गई है कि असुविधाएं हो जाती हैं रहने में, क्योंकि उतनी जगह पे अगर 100 लोग रह रहे हैं, उतनी जगह पे 140 लोग रहेंगे तो थोड़ा खिचबिच नहीं हो जाएगा। तो इसलिए ये लाइन कही गई है, जनसंख्या उनकी मांगे सदैव क्या है, बढ़ती रहती हैं। जनसंख्या बढ़ेगी तो उसकी मांगे भी बढ़ेंगी, लेकिन भूमि की उपलब्धता सीमित है, यानी कि भूमि क्या है, सीमित है। अगर जनसंख्या और बढ़ जाएगी, 140 करोड़ की जगह 180 करोड़ भी हो जाएगी, तो हमारा देश की जो जमीन है वो तो इतनी ही रहेगी ना, जितने वर्ग किलोमीटर है वो इस समय, वो तो उतनी ही रहेगी। तो उससे क्या है, जो असुविधाएं वो बढ़ जाएंगी लोगों के लिए। स्थान के अनुसार भूमि की गुणवत्ता में अंतर होता है, यानी कि हर स्थान पर भूमि की जो गुणवत्ता होगी वो अलग अलग होगी।
ठीक है। कहीं बहुत ज्यादा उपजाऊ होगी, कहीं कम उपजाऊ होगी। अब जैसे गंगा यमुना के दोआब में क्या है, बहुत उपजाऊ मिट्टी है, लेकिन अगर आप राजस्थान की तरफ पहुंच जाओ तो ऊसर है, मतलब उसमें कुछ भी नहीं होता है। तो क्या है, स्थान के अनुसार जो भूमि की गुणवत्ता है वो क्या है, चेंज होती रहती है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। लोगों, देखिए ये मैं जो अंडरलाइन कर रही हूँ ना, वो आप देख लेना, जो इंपॉर्टेंट चीज है मैं वही पढ़ा रही हूँ। और सारी चीजों को अगर मैं लेके चलूंगी फिर बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। लोगों ने सामुदायिक भूमि पर व्यापारिक क्षेत्र बनाने, नगरीय क्षेत्रों में घर बनाने और ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि का विस्तार करने के लिए अनधिकृत हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया है। अब जब जनसंख्या बढ़ती जा रही है तो लोग क्या कर रहे हैं, नए नए शहर बन रहे हैं। अब जब लोग बढ़ेंगे तो क्या है, उनको रहने के लिए आवास भी तो चाहिएगा, घर भी तो चाहिएगा ना। तो वो क्या कर रहे हैं, वो गलत तरीके से, अनाधिकृत तरीके से क्या कर रहे हैं, वो जमीन को साफ कर रहे हैं अपने रहने के लिए, है ना, अपने व्यापार के लिए, ठीक है, नगरों के लिए, नगरों में क्या है, घर बनाने के लिए। और जनसंख्या बढ़ रही है इसलिए वो हम क्या कर रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि का विस्तार कर रहे हैं, यानी कि जंगलों को साफ कर दे रहे हैं और उन जंगलों को साफ करके क्या कर रहे हैं, हम कृषि कर रहे हैं, है ना। आइए नेक्स्ट देखते हैं। आज भूमि उपयोग प्रति रूप में व्यापक परिवर्तन हमारे समाज में सांस्कृतिक परिवर्तनों को दर्शाते हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। वर्तमान में कृषि और निर्माण संबंधी गतिविधियों के प्रसार के कारण निम्नीकरण, भूस्खलन, मृदा अपरदन, मरुस्थलीकरण और पर्यावरण के लिए प्रमुख खतरा है। अब देखिए, ये वर्तमान में जो हम अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए हम जमीन का क्या है, गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। हम क्या है, वनों को काट रहे हैं, जमीन को साफ कर रहे हैं, तो उसके दुष्परिणाम क्या है, ठीक है। देखिए, वर्तमान में कृषि और मृदा संबंधी गतिविधियों के प्रसार, यानी कि कृषि कर रहे हैं या फिर हम निर्माण कार्य कर रहे हैं, यानी कि जो घर मकान, देखिए इसमें दिखाया गया है। पहले देखो ये खेत था, इसमें खेती हो रही थी, और फिर क्या है, इसका खेत कितने से रह गए, इतने से रह गए, और मकान कितने, इतने सारे बन गए, है ना। तो जो हम विस्तार कर रहे हैं अपने उपयोग के लिए, उसकी वजह से क्या हो रहा है, निम्नीकरण हो रहा है, यानी कि जो मृदा है उसको हानि पहुंच रही है, हमारी भूमि को क्या है, हानि पहुंच रही है, भूस्खलन हो रहा है। और आगे हम चर्चा करेंगे भूस्खलन के बारे में विस्तार से। और मृदा अपरदन हो रहा है, मरुस्थलीकरण हो रहा है, और पर्यावरण के लिए ये सारी चीजें क्या है, प्रमुख खतरा हैं। देखिए ये सारे आपको दिखाने की इसमें कोशिश की गई है चित्र में। भूमि उपयोग में समय के अनुसार परिवर्तन। देखिए पहले क्या है, यहाँ पर इतने सारे खेत थे और लोग कितने, एक दो दूर रह रहे थे, ठीक है। फिर क्या है, खेत कम हो गए, फिर पक्के मकान बन गए, पक्के मकानों की संख्या ज्यादा हो गई। उसके बाद क्या हो गया, फिर और घर बन गए और रोड बन गई। और उसके बाद क्या हो गया, इतनी ज्यादा घर बन गए, है ना, इतने संगन बस गए वहां पर। तो ये सब क्या है, इस सबसे क्या है, मृदा को हानि पहुंच रही है। अब देखिए भूमि संसाधन का संरक्षण है, भूमि संसाधन का हम संरक्षण कैसे करेंगे। तो उससे पहले हम क्या नीचे में एक चीज डिस्कस कर लेते हैं। भूमि के संरक्षण से पहले भूस्खलन क्या चीज होती है ना। भूस्खलन आया था ना ऊपर, तो हम पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए ये एक अलग से पेज पर दिया हुआ है, आप अपनी बुक खोल के देखेंगे तो आपको दिख जाएगा। भूस्खलन को सामान्य रूप से शैल, मलबा या ढाल से गिरने वाली मिट्टी के विरुद्ध संचालन के रूप में परिभाषित किया जाता है। अब देखिए मैं आपको अपनी भाषा में बताती हूँ, इस भाषा को आप छोड़िए, ठीक है। भूस्खलन क्या है, भूस्खलन है, देखिए ये आपको चित्र में दिख रहा होगा, ये पहाड़ है और ये वाला यहां से क्या है, ये पहाड़ पानी की वजह से ये क्या है, टूट के गिर गया है, इसको क्या बोलते हैं, भूस्खलन। कभी कभी क्या होता है, जैसे भूकंप आ रहे हैं तो क्या है, जो आपकी भूमि है या जो आपकी पृथ्वी है वो कांपती है, ठीक है। उसमें क्या है, वो क्या करती है, वाइब्रेट होती है या हिल जाती है, एक तरह से आप बोल सकते हैं कि हिल जाती है। तो क्या होता है, ये जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ होते हैं वो क्या टूट के नीचे गिर जाते हैं। या देखिए बाढ़ आ जाती है, अचानक से क्या है, ग्लेशियर पिघल गए हैं और बहुत स्पीड से ऊपर से पानी आ रहा है। तो वो पानी क्या करेगा, जब वो स्पीड से आता है पानी, तो वो अपने साथ पहाड़ों को भी काट के लाएगा, ठीक है।
पहाड़ों को, मिट्टी को, जो भी उसके रास्ते में आएगा तेज पानी के, वो सबको अपने साथ लेके आएगा। तो भूस्खलन ये होता है। आप भूस्खलन को लैंड स्लाइडिंग होती है, ठीक है, जो पहाड़ टूट टूट के गिर रहे हैं, आजकल बहुत आती है न्यूज में खबरें, तो इस तरह की जो क्रियाएं हो रही हैं ये किसकी वजह से हो रही है? ये हो रही है भूस्खलन। और भूस्खलन किसकी वजह से होता है? एक मिनट। देखिए, भूस्खलन किसकी वजह से होता है? भूकंप की वजह से, बाढ़ की वजह से, ज्वालामुखी की वजह से। जब ज्वालामुखी फटेगा तो आसपास का जितने भी एरिया की भूमि होगी वो क्या है? टूट जाएगी और अलग हो जाएगी टूट के, ठीक है। लंबे समय तक भारी वर्षा होगी। अब मान लीजिए आप लंबे समय तक वर्षा होती जा रही है, 10-15 दिन लगातार वर्षा हो गई, तो मिट्टी क्या है? वो दलदली हो जाएगी, यानी कि वो ढीली हो जाएगी, और फिर वो क्या है? पानी के साथ क्या है? बहने लगेगी। तो उसको क्या हम बोलेंगे? भूस्खलन बोलेंगे। यह नदियों के प्रभाव को कुछ समय के लिए अवरुद्ध कर देती है। अब देखिए, कहीं कहीं क्या है? पहाड़ टूट के नदी में गिर गए, या नदी की जहां धारा जा रही है वहां गिर गए, तो उन्होंने नदी की धारा को रोक दिया। अब जब उन्होंने नदी की धारा को रोक दिया तो नदी क्या है? कहीं और से बहेगी, कहीं और से बहेगी, कहीं और की मिट्टी काटेगी। तो ये भूस्खलन उस तरह की चीजें हैं, ठीक है। पहाड़ी भूभाग में भूस्खलन एक मुख्य और विस्तृत रूप से फैली प्राकृतिक आपदा है। यानी कि भूस्खलन की जो सबसे ज्यादा घटनाएं मिलती हैं वो कहाँ मिलती हैं? पहाड़ों पे मिलती हैं, है ना। आज कल आपने देखा होगा कि बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, और क्या हो रहा है? जगह जगह क्या है? पहाड़ टूट टूट के गिर जा रहे हैं। बहुत सारी जो लोग हैं वो भी क्षतिग्रस्त, वो उनके चोट वगैरह आ गई है, कई लोगों की मृत्यु भी हो गई है। बहुत ज्यादा चल रहा है आजकल ये न्यूज में भूस्खलन का। प्राय जीवन और संपत्ति को आघात पहुंचता है और चिंता का एक मुख्य विषय है। ये क्या है? चिंता का एक मुख्य विषय है भूस्खलन। अब देखिए, इन्होंने एक घटना बताई है कि भूस्खलन से क्या क्या हो गया है, ठीक है। ये इतना ज्यादा कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है नहीं। अब हम देखते हैं न्यूनीकरण क्रिया विधि। अब ये क्या चीज है ये देखते हैं। वैज्ञानिक प्रविधियों के विकास से हमें समझने की शक्ति मिली है कि भूस्खलन उत्पन्न होने के कौन कौन से कारक हैं, भूस्खलन मतलब क्यों होता है, और उनका प्रबंध कैसे करना है। यानी कि इस भूस्खलन को क्या है, हम कैसे रोक सकते हैं, क्या करें कि हमारा ये जो भूस्खलन है ये रुक जाए, ठीक है। अब देखते हैं पॉइंट नंबर पहला, भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों का मानचित्र बनाएं। यानी कि हमें क्या करना चाहिए? हमें पता है कि कहां कहां भूस्खलन हो सकता है, जहां पहाड़ पर्वत है वहीं सबसे ज्यादा होता है भूस्खलन। तो हमें क्या करना चाहिए? उसका हमें मैप तैयार कर लेना चाहिए पहले ही, और उन जगह को इंगित कर देना चाहिए कि वहां पर कोई जो व्यक्ति है वो ना रहे, क्योंकि भूस्खलन को तो हम नहीं रोक सकते, है ना। तो हम क्या कर सकते हैं? कई जगह पर कई बार हमें भूस्खलन हम नहीं रोक सकते। कुछ जगह रोक सकते हैं, कुछ जगह नहीं रोक सकते। जिन जगह हम रोक ही नहीं सकते तो उनको हमें क्या करना चाहिए? आवास, यानी कि घर बनाने के लिए उन्हें छोड़ देना चाहिए कि हमें वहां पर क्या है? घर नहीं बनाने चाहिए, है ना। क्योंकि अगर हम घर बनाएंगे फिर क्या पहाड़ टूट के करेंगे तो फिर हमें नुकसान होगा। दूसरा पॉइंट है, भूमि को खिसकने से बचाने के लिए प्रतिधार दीवार का निर्माण करें। अब देखिए, जो पहाड़ों पर रहते होंगे लोग, या फिर जो पहाड़ों पे घूमने गए होंगे उनको पता होगा। देखिए, ये जो मैंने अभी लाइन खींची है ये क्या है? ये रोड जा रही होती है, पहाड़ के किनारे से क्या है? रोड जाती है, और रोड के इस तरफ, ठीक है, जिधर पहाड़ है उस तरफ क्या है? एक दीवार बना देते हैं। रोड के बिल्कुल किनारे किनारे आगे तक दीवार जाती है, ठीक है। ये ज्यादातर आप पहाड़ी इलाकों में जाओगे ना, कहीं भी जाओगे पहाड़ी इलाकों में, ये मिलेगा कि वो क्या करते हैं? पहाड़ के किनारे पहले एक दीवार बनाते हैं, दीवार बनाने के बाद फिर वो क्या करते हैं? एक मिनट, वो दीवार बनाने के बाद उसके बाद वो इस तरह की रोड बनाते हैं ताकि जो भूस्खलन है वो रोका जा सके, है ना। नेक्स्ट देखते हैं, भूस्खलन को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका, जो सबसे अच्छा तरीका क्या है कि भूस्खलन ना हो, कि पहाड़ टूट के ना गिरे, ठीक है। क्या करना चाहिए हमें? वनस्पति आवरण में वृद्धि करनी चाहिए। हम लोग क्या कर रहे हैं? हमें कहीं से भी फर्नीचर बनाने के लिए या अपने किसी भी प्रयोग के लिए लकड़ियों की जरूरत होती है तो हम वनों को काट के ले आते हैं, लेकिन कभी हम वहां पे दूसरे पेड़ नहीं लगाते हैं, है ना। तो उसकी वजह से क्या है? मिट्टी का जो आवरण है वो खुला हो गया है, इसलिए क्या है? पहाड़ टूट के गिर रहे हैं। क्योंकि पहाड़ एक तरह से, ये जो पेड़ पौधे होते हैं पहाड़ों पे, ये इनका क्या होता है? ये इनके कपड़े होते हैं, एक तरह से क्या होता है? ये इनका आवरण होता है।
ये इससे ये जो पेड़ पौधे होते हैं ये पहाड़ों को ढके रहते हैं। अगर उनके ऊपर से आवरण को हटा देंगे, यानी कि पेड़ पौधों को हटा देंगे, क्या करेंगे, वो टूट टूट के नीचे गिर जाएंगे। और हानि किससे होगी? उन लोगों को होगी जो वहां पे रह रहे हैं। अब देखिए लास्ट है, सतही अपवाह और झरने प्रवाहों के साथ साथ भूस्खलन की गतिशीलता को नियंत्रित करने के लिए पृष्ठीय अपवाह नियंत्रण उपाय क्रियान्वित किए गए हैं। यानी कि जहां जहां भूस्खलन हो रहा है, जहां जहां क्या है, अपवाह, यानी कि जहां नदियां बह रही हैं या झरनों के प्रवाह के साथ साथ क्या है, भूस्खलन की गतिशीलता को नियंत्रित करने के लिए पृष्ठीय अपवाह नियंत्रण का क्रियान्वयन किया गया है। यानी कि जहां जहां ये झरने हैं या नदियां बह रही हैं वहां क्या है, कोशिश करी गई है कि जो भूस्खलन है वो ना हो। ठीक है, अब देखिए जो आगे हम देखते हैं अपक्षय। ठीक है, अपक्षय भी बोलते हैं इसको, कई लोग इसको अपक्षय भी बोलते हैं। तो देखिए हम देखते हैं अपक्षय। अपक्षय क्या है कि पहाड़ टूट के गिर गए, उसको क्या बोलेंगे, अपर्दन। उसको क्या बोलेंगे, अपर्दन। अभी हमने पढ़ा है ना ऊपर ये क्या पढ़ा था हमने, अपर्दन। एक मिनट, हाँ, ये जो भूस्खलन की प्रक्रिया है इसको क्या बोलेंगे हम, अपर्दन बोलेंगे एक तरह से। ठीक है, क्या है, टूट के गिर रही है कोई चीज, है ना, टूट के गिर रही है मतलब अपर्दन हो रहा है। और अब मैं क्या पढ़ा रही हूं आपको, अपक्षय। अपक्षय क्या है, अपक्षय है कि कोई भी चट्टान है या कोई भी जमीन है, भूमि है, वो क्या है, उसमें दरार पड़ जाए। ठीक है, स्क्रैचेस पड़ जाए। अब मान लीजिए ये पहाड़ है, ठीक है, मैं समझाने के हिसाब से आपको बता रही हूं, ये पहाड़ है और ये क्या है, ऐसे चटक गया है, बीच बीच में से कहीं से चटक गया है। ठीक है, इसकी जो मिट्टी है वो खराब हो गई है और ये पहाड़ ऐसे की ऐसे खड़ा है, तो ये हो गया अपक्षय। ठीक है, अपक्षय हो गया। और मान लीजिए ये पहाड़ है और ये यहां से टूट के, एक मिनट, ये यहां से टूट के और ये यहां नीचे गिर गया। ठीक है, या फिर नदी के साथ बह गया, तो ये क्या हो गया, अपर्दन। अगर वो अपने स्थान से टूट के हट गया है तो उसको बोलेंगे अपर्दन। और अपक्षय किसको बोलेंगे, टूट गया है लेकिन वो वहीं की वहीं है। अब देखिए ये जो चट्टान है ये टूट गई है लेकिन वहीं की वहीं है। आप मिट्टी को भी देख सकते हैं, तो वो क्या है, मिट्टी कई जगह से कई बार फट जाती है, दरारें पड़ जाती हैं। अब देखिए महाराष्ट्र की जो मिट्टी है उसमें क्या है, जब ज्यादा सूखा पड़ती है, यानी कि जब ज्यादा तेज धूप निकलती है तो वो मिट्टी में क्या है, दरारें पड़ जाती हैं। लेकिन जो मिट्टी है वो वहीं की वहीं है ना, खेत में ही है ना, वो कहीं गई नहीं है, तो वो क्या हो गया, अपक्षय हो गया। ठीक है, अब देखिए अपक्षय किस वजह से होता है, तापमान परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन हो गया या तुषार की क्रिया हो गई, पौधे, प्राणी और मनुष्य के क्रियाकलापों द्वारा अनावृत शैलों का टूटना या और क्षय होना। ठीक है, ये देखो ये कई प्रकार से होता है। कई बार क्या है, रासायनिक केमिकल वगैरह डाल देते हैं हम जमीन में, तो उसकी वजह से क्या है, अब उसकी वजह से भी अपक्षय हो जाता है। अब हमने ये चीज समझ ली, अब हम पढ़ेंगे कि हम क्या करें जो ये चीज हमारी रुक जाए। ठीक है, जो ये क्रियाएं हो रही हैं ये रुक जाए, हम क्या करें उसके लिए। अब देखिए, अब यहां से स्टार्ट होएगा भूमि संसाधन का संरक्षण। अब हमें भूमि संसाधन का जो संरक्षण है वो कैसे करना है। अब एक मिनट रुकिए, मैं पंखा चला लेती हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है। हाँ, अब देखिए भूमि संसाधन का संरक्षण कैसे करेंगे। बढ़ती जनसंख्या तथा इसकी बढ़ती मांगों के कारण वन भूमि और कृषि योग्य भूमि का बड़े पैमाने पर विनाश हुआ है। ठीक है, इससे इस प्राकृतिक संसाधन के समाप्त होने का डर पैदा हो गया है, क्योंकि क्या है, जनसंख्या बढ़ रही है तो हमारी क्या है, जरूरतें बढ़ रही है, तो हम क्या है उसका गलत तरीके से उपयोग कर रहे हैं। इसलिए विनाश की वर्तमान दर को अवश्य ही रोकना चाहिए। यानी कि ये जो सब चल रहा है ना, इसको हमें रोकना है। अब रोकना कैसे, वो देखिए, वन रोपण, यानी कि ज्यादा से ज्यादा क्या है, हमें वन लगाने चाहिए, भूमि का उद्धारण करना चाहिए, या भूमि का उद्धार करना चाहिए। और क्या करना चाहिए, रासायनिक कीटनाशक और उर्वरकों के विनियमित उपयोग। यानी कि अगर हमें रासायनिक कीटनाशकों के उपयोग भी करने हैं तो क्या है, विनियमित, यानी कि कभी कभी जब बहुत ज्यादा जरूरी है तभी हमें
जो मिट्टी है या हमारी जो कृषि है उसमें हमें रासायनिक कीटनाशकों का उपयोग करना चाहिए। अति चरण पर रोक, हम क्या करते हैं कि बहुत बड़ा एरिया है, पहाड़ है या कुछ भी है, वहां पर पशुओं को छोड़ देते हैं चढ़ने के लिए, तो वो क्या करते हैं, जो घास वगैरह है वो सारी खत्म कर देते हैं, तो वो पहाड़ क्या हो जाते हैं, एकदम से उनके ऊपर जो आवरण होता है वो हट जाता है, तो फिर क्या है, मिट्टी अपना आप टूटने लगती है। अगर आप, मैं एक एक्सपेरिमेंट आपको बताती हूँ, अगर आपके गमले में क्या है, पौधा लगा हुआ है, ठीक है, आप उस गमले की मिट्टी को निकाल के रख दीजिए कहीं दूसरी जगह, और वहां उस पर क्या है, पानी डालते रहिए, तो वो मिट्टी जुड़ी रहेगी, ठीक है, जब तक वो पौधा लगा हुआ है वो मिट्टी जुड़ी रहेगी। लेकिन आप क्या करिए, उसमें से पौधा निकाल लीजिए और मिट्टी को ऐसे ही छोड़ दीजिए, ठीक है, तो वो क्या होगी, मिट्टी अपना आप धीरे धीरे धूप से क्या करेगी, वो चटक जाएगी, टूट जाएगी, और जैसे ही हवा आएगी वो अपने साथ उस मिट्टी को उड़ा के ले जाएगी। तो ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि जो पहाड़ है, जो पर्वत है, या जो कहीं भी मिट्टी है, उसमें से अगर हम इनको वनों को हटा देंगे, पेड़ों को हटा देंगे, तो क्या है, मिट्टी ऑटोमेटिक खराब होने लग जाएगी। भूमि संरक्षण के लिए उपयुक्त कुछ सामान्य तरीके हैं, ये सारे क्या है, कुछ तरीके हैं। कौन कौन से? वनारोपण, यानी कि ज्यादा से ज्यादा वन लगाओ, भूमि का उद्धार करो, और रासायनिक कीटों का प्रयोग बहुत कम मात्रा में करो, विनियमित, नियमित नहीं बोला इन्होंने, बोला विनियमित, यानी कभी कभी, ठीक है। और अति चरण पर रोक, यानी कि जैसे पूरे के पूरे जंगलों को चढ़ने के लिए छोड़ दिया जाता है, कुछ जनजाति वगैरह होती हैं या कुछ और भी लोग होते हैं, वो ऐसे ही छोड़ देते हैं पशुओं को, तो पूरे के पूरे जंगल साफ करवा लेते हैं, वो पूरी की पूरे जगह को साफ करवा लेते हैं, वो चीज नहीं करनी है। अब देखिए मृदा, पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत मृदा कहलाती है। मृदा क्या चीज है? पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत को हम क्या बोलते हैं? मृदा बोलते हैं। यह भूमि से निकटता से जुड़ी हुई है। क्या ये भूमि से निकटता से जुड़ी हुई है? क्या जुड़ी हुई है? मृदा। स्थल रूप मृदा के प्रकार को निर्धारित करता है। जो स्थल का रूप है, यानी कि समतल है या पहाड़ पर्वत है, जो स्थल का रूप है वो क्या है? मृदा के प्रकार को निर्धारित करता है, क्योंकि हर जगह मृदा क्या है? अलग अलग मिलेगी आपको, ठीक है। हर जगह की मृदा की खूबियां क्या होंगी? अलग अलग होंगी। अब देखो भूस्खलन वाला हमने डिस्कस कर लिया था, अब आगे देखते हैं कि ये क्या, ये जो चित्र दे रखा है ये मृदा परिच्छेदी, एक मिनट वो ले लेती हूँ मैं, इरेजर पहले इसको साफ कर लेते हैं। अब देखिए ये जो चित्र है ये है मृदा परिच्छेदिका का, ठीक है। ये किसका चित्र है? मृदा परिच्छेदिका का, यानी कि मृदा का जो इन्होंने क्या किया है, एक भूमि का एक पार्ट काट के इसमें दिखाया है कि जो मृदा है वो कैसे बनती है। देखिए सबसे पहले क्या है? जनक चट्टान, यानी कि वो चट्टान जिनसे ये मृदा बनी है। फिर क्या है? अपक्षयित चट्टान पदार्थ, यानी कि ये जो चट्टान है ये और ज्यादा टूट टूट के क्या है? मिट्टी में कन्वर्ट होती जा रही है। फिर क्या है? बालू गाद किले। किले क्या होते हैं? मिट्टी के महीन कण होते हैं, बहुत ज्यादा। आप किले मिट्टी से खेलते भी है ना, तो वो क्या है? एक तरह से उसी वही चीज है कि बालू गाद किले के साथ उप मृदा है ना, और ह्यूमस और वनस्पतियों के साथ ऊपरी मृदा। अब ह्यूमस क्या होता है? जैसे कुछ छोटे छोटे पेड़ पौधे होते हैं तो वो क्या है? वो उगते हैं और वहीं की मृदा में वो नष्ट हो जाते हैं, यानी कि सड़ जाते हैं, गल जाते हैं, तो उनसे क्या बनता है? उनसे बनता है ह्यूमस। जो पत्ती है, छोटी छोटी पत्ती है, या लकड़ी भी के कुछ कण टूट के नीचे गिर जाते हैं, तो वो क्या है? उनसे क्या तैयार होता है? ह्यूमस तैयार होता है। एक तरह का आप खाद मान सकते हैं इसको, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से होता है। यह अपक्षय की प्रक्रिया के मध्य से बनती है। देखिए ये जो मिट्टी है ये किसके माध्यम से बनती है? ये अपक्षय। और अपक्षय मैंने क्या बताया था कि जो चट्टान है वो अपने ही स्थान पर टूटती है, चटकती है। अब देखिए इस चित्र में दिखाया गया है ना कि पहले ही जो थी ये चट्टान, कितने मोटे मोटे इसमें पत्थर थे, पत्थर टाइप के थे, या मोटी मोटी मृदा थी। उसके बाद में क्या है? ये ऊपर कैसी मृदा आ गई? छन के ये बारीक वाली मृदा आ गई, ठीक है। तो क्या है? जो चट्टानें होती हैं वो अपने आप टूटती रहती हैं। खनिजों और जैविक पदार्थों का सही मिश्रण मृदा को उपजाऊ बनाता है।
मृदा कैसे उपजाऊ बनती है? जितने ज्यादा खनिज जिस भी मृदा में होंगे वो उतनी ही अधिक क्या होगी? उपजाऊ होगी। अब देखिए मृदा कैसे बनती है। अब ये क्या है? मृदा के बनने का तरीका है। जनक चट्टान, रंग, गठन और रासायनिक गुणधर्म, खनिज मात्रा, पारंगम्यता को निर्धारित करता है। ठीक है। अब देखिए मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक, मतलब एक तरह से कौन सी चीजें मृदा को प्रभावित करती हैं या किन चीजों से मृदा कैसे बनती है वो बात कही गई है। ठीक है। तो उच्चावच, तुरंगता और ढाल मृदा के संचय को निर्धारित करते हैं। ठीक है। ये सारी चीजें क्या है? मृदा के संचय को, यानी कि जो मृदा है संचय माने इकट्ठे होना को निर्धारित करती है। वनस्पति जात, प्राणी जात और सूक्ष्म जीव ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। मैंने आपको बताया ह्यूमस कैसे बनता है। कैसे बनता है? जो पेड़ पौधे हैं छोटे छोटे या जो पेड़ पौधों की पत्तियां हैं वो नीचे गिर जाती हैं और गल सड़ के क्या बन जाता है? उनका ह्यूमस बन जाता है। और नेक्स्ट देखते हैं समय। मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को निश्चित करता है। यानी कि ये जो मोटाई है, ये मृदा की जो मोटाई है, ये इसको क्या चीज निर्धारित करती है? ये समय निर्धारित करता है। ठीक है। इसको क्या निर्धारित करता है? टाइम निर्धारित करता है। मृदा की परिच्छेदिका को कौन निर्धारित करता है? समय। ठीक है। समय के अकॉर्डिंग क्या है? मिट्टी का जो रूप है वो चेंज हो जाता है। अब देखिए जलवायु, तापमान, वर्षा, अपक्षय और ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। अब ह्यूमस कैसे के निर्माण की दर को कौन कौन प्रभावित करता है? जलवायु, तापमान और वर्षा। तो जो अपक्षय की जो प्रक्रिया होती है वो सबसे ज्यादा कब होती है? वर्षा में होती है। अब देखिए ये डिस्कस हो गया। अब मृदा निर्माण के कारक, एक मिनट, अब हम ये सारा दूसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो गई है, फिर अपलोड होने में भी दिक्कत हो जाएगी। तो अब ये हम यहीं पे समाप्त कर रहे हैं और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी मृदा निर्माण के कारक। ठीक है। तो इसी तरह की और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें मेरा चैनल एनसीईआरटी ममतेज गुप्ता। प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि जो मैं आपको बोर्ड पे समझाती हूँ वो ज्यादा अच्छी लगती है मेरी वीडियो या जो मैंने लैपटॉप से बनाई है वो ज्यादा अच्छी लगी है। अगर आपको लैपटॉप से अच्छी लगती है तो मैं लैपटॉप पर ही बनाऊंगी। अगर आपको मेरी जो बोर्ड वाली वीडियो वो ज्यादा पसंद आती है, मतलब जो मैं वीडियो बोर्ड पे आपको समझा के बनाती हूँ वो ज्यादा अच्छा लगता है, तो मैं उस तरह से वीडियो बनाऊंगी। तो आप बता सकते हैं आपको मेरी कौन सी वीडियो ज्यादा पसंद आ रही है कमेंट बॉक्स में, तो मैं आने वाली जो वीडियो है उसी तरह से बनाऊंगी जैसे आप लोगों को पसंद होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।